नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर हेमंत जैन, जो कि आपकी समस्याएं और उसके बारे में जानकारी देंगे और उसके क्या इलाज हो सकते हैं, किस तरीके से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो डॉक्टर हेमंत जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। डॉक्टर हेमंत जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि तीसरी लहर की जो बात हो रही है, जो जिक्र हो रहा है, खुद का बचाव कैसे करें, किस तरीके से बचें, क्योंकि इसको लेकर जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति भी है और लोगों के मन में भय भी है। देखिए, मैं कुछ बातें अभी क्लियर करना चाहता हूं। बिल्कुल सर। अभी एकदम कोई आशंका नहीं है कि थर्ड वेव जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का है वो भारत में आएगा जी। अभी इक्के दुक्के केसेस आ रहे हैं और वो भी वो केसेस हैं जहाँ पे कि अपन ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है। अगर कोई वयस्क आदमी अगर फॉरेन से आया है और जिसको ओमिक्रॉन वेरिएंट की कोरोना वायरस है तो और वो किसी बच्चे कांटेक्ट में आता है, एडल्ट कांटेक्ट में तभी मिल रहे हैं। तो अभी ये कोई एक इस टाइप का एपिडेमिक नहीं हुआ है। और जो केसेस साउथ अफ्रीका में आए हैं ओमिक्रॉन वैरायटी के, अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। केसेस जरूर आ रहे हैं, ये स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है जी। इसकी आरओ वैल्यू ज़्यादा है, परंतु सिवियरिटी कम है। हॉस्पिटल या आईसीयू में पेशेंट एडमिट कम हो रहे हैं जी। तो प्रोबेबली ये जो वायरस का जो वेरिएंट है ये एक वीक पड़ गया है। और ज़्यादातर जो वायरस जो पेंडेमिक आते हैं, एक सर्टन पैसेज ऑफ टाइम के बाद में ये वीकनेस स्टार्ट हो जाती है और एक ऑर्डिनरी कोल्ड वायरस जैसा उस टाइप का बिहेव करने लगती है। जैसे फ्लू वैक्सीन है, फ्लू वायरस है, ये कई वर्षों से हमारे दुनिया में है, परंतु अभी बड़ा वीक हो गया है। तो उसी तरह से शायद कोविड वायरस जो कोरोना वायरस है वो भी वीक हो जाएगा जी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारी जो रोजमर्रा की दिनचर्या है उसको चेंज करें या जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हम त्याग कर दें। तो मैं अभी जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा जी कि जितने बच्चे हैं और जिनको कि अभी वैक्सीन उनको लगा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उनको हमें अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसका मतलब है कि मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जी, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना और जहां तक हो सके हैंड सैनिटाइज करना है, साबुन से हाथ धोना है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिससे कि हम इस कोविड की महामारी से बच्चों को बचा सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि अब सेकंड बूस्टर और थर्ड बूस्टर की बात हो रही है, पर अभी भी कई वयस्क ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज भी नहीं लगाया है। जब तक सेकंड डोज नहीं लगता तब तक कोविड से पूरी बचाव नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि सेकंड डोज जरूर लगवाएं। और क्योंकि बच्चों के वैक्सीन अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं करी है, शायद इसे कुछ टाइम लग जाएगा। जो पहली वैक्सीन जायडस वैक्सीन आएगी वो शायद 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों की आएगी जी। जो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो 2 से 18 साल में है, पर शायद सबसे पहले जायडस कैडिला को अप्रूवल मिल जाएगा और बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी जी। कई बार कई पेरेंट्स पूछते हैं कि साहब कैसे मालूम पड़ता है कि ये जो बच्चा बीमार पड़ा है इसको एक ऑर्डिनरी फ्लू है या इसको कोरोना हो गया है। इसके बड़े कुछ अहम कुछ मैं लक्षण बताना चाहूंगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कॉमन कोल्ड है उसमें बच्चों को नाक बहना है, छींक आना है, हल्की सी खांसी होती है, गला खराब होता है और सर दुखता है जी। परंतु इसमें बुखार नहीं आता है। जबकि कोरोना जब इन्फेक्शन होता है उसमें बुखार आता है, खांसी रहती है, सांस चलती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होता है। अगर ये 3-4 चीजें हैं तो हमें कोरोना की जांच तुरंत करानी चाहिए। कोरोना से संबंधित कई सवाल हमें पेरेंट्स भेजते हैं और हमसे पूछते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये बच्चा जो पिछले 1.5-2 साल से घर में बंद है, स्कूल अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी भी कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं जी। इसके कई दुष्परिणाम हमें देखने में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि 20 to 30% ओबेसिटी बढ़ गई है।
बच्चों में मोटापा का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। उसके कारण ये कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं हो रही है, बच्चा घर में है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जंक फूड खाने को मिल रहा है, और बच्चा टीवी देखकर खाना खाता है। सबसे बड़ी एक मुसीबत सामने आई है जिनमें कई पेरेंट्स चिंतित हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक संतुलित आहार लें, हमारी डाइट इम्प्रूव करें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, लीफी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, और जो भी चीज़ जिसमें ज़्यादा तेल या घी है उसको अवॉइड करें। प्रोटीन लेना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग पूछते हैं कि कोई इम्यूनिटी बूस्टर दवाई हो तो हमें बताइए। हाँ। तो मैं सब आज क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसी कोई दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये केवल एडवर्टीजमेंट है जो कि बोलते हैं कि इम्यूनिटी पिल्स आ गई हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे हम ठीक से बच्चों को बोलें कि नींद लें, हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में फिर बताना चाहूँगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जंक फूड रिड्यूस करना चाहिए, और आउटडोर एक्टिविटीज अब स्टार्ट करनी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज से इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ती है। अगर हमें 3-4 चीजें अपने लाइफ में अगर इनकॉर्पोरेट करें जी, तो इम्यूनिटी बढ़ना स्वाभाविक है। पर मैं फिर बताना चाहूंगा इम्यूनिटी बूस्टर जैसी कोई दवाई नहीं है। बिल्कुल। यानी कि तीसरा मैं जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बताना चाहूंगा जी सर। हाँ जी, कि जब भी आपको सर्दी जुकाम हो, और सर्दी जुकाम के अलावा भी ये जो 2-3 महीने जब ठंड के मौसम है, इसमें मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो गर्म या कुनकुना पानी सेवन करें, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं रहें। हम इससे केवल अपने कब्जियत को प्रिवेंट नहीं करते हैं, हमारी आंतें अच्छे से काम करती हैं, और छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए ये कुनकुना गर्म पानी बड़ा असरकारक सिद्ध होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे हम बच्चों को कोविड से बचा सकते हैं और घर पे रह के उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। तो सर जैसे प्रोटीन की बात हुई यहाँ पर, तो बच्चों को किन चीज़ों से हम प्रोटीन यहाँ पर दे सकते हैं, उनके खान पान में हम किन चीज़ों को शामिल करें कि प्रोटीन उनको भरपूर मात्रा में मिले, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग हो? जी, जो वेजिटेरियन डाइट है जिनकी, उनमें हम चना है, राजमा है, सोयाबीन, दालें, इनमें 25 से 40% तक प्रोटीन का रेशो रहता है। पनीर हम यूज़ कर सकते हैं, पनीर एक बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें बताना चाहूँगा अंडे एक बड़ा रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। तो इन सब चीज़ों से हम प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सर बच्चों के लिए जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इसकी वजह से ओबेसिटी तो है ही है एक समस्या, लेकिन साथ ही साथ बच्चे ज़िद्दी भी बहुत हो रहे हैं, वो बातों को अनसुना कर रहे हैं, वो बहसबाजी करते हैं बड़ों से, वो बातों को सुनते नहीं हैं। तो इसकी वजह भी यही है कि घरों में वो बंद है, और बाहर चूंकि अब निकल भी रहे हैं लेकिन उस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी उनकी हो नहीं पा रही है जैसे स्कूल जाते वक्त होती है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। एक साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल और सोशल डिस्टर्बेंस जो हुआ है पिछले 1.5 साल में फैमिली में, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, ये एक बड़ा एक एपिडेमिक फॉर्म में आया है। बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, मनचले हो गए हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानना है, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हैं। ये जो स्क्रीन टाइम है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या होता है। स्क्रीन टाइम में सब कुछ अपन यूज कर सकते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे उसके जो हानिकारक जो रिजल्ट्स हैं वो अब सामने आ रहे हैं हमारे। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम किसको बोलते हैं? एक्सेसिव स्क्रीन टाइम मतलब यह है, अगर वो स्क्रीन टाइम आपका खाना, आपके सोशल कमिटमेंट्स, आपके परिवार के साथ समय बिताना, आपकी हॉबीज़ को छोड़ना, आपको जो फूड के जो मील का जो टाइम है उसको अवॉइड करना, अगर ये 5-6 चीज़ें हमारे स्क्रीन टाइम अगर इन सबको इंटरप्ट करती है तो उसको हम एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बोलते हैं। और इससे पेरेंट्स का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को समझाएं वो, और इस एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को हम तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसको कम करें।
पेरेंट्स को ये भी देखना जरूरी है कि जो स्क्रीन में जो भी बच्चा देख रहा है जी, उसके कंटेंट क्या है। हम चाहते हैं कि वो जो कंटेंट इतना अच्छा हो कि बच्चे के चरित्र पे, उसके मानसिक विकास पर एक सकारात्मक वो इफेक्ट होना चाहिए, रादर देन कि उसके कारण बच्चे गलत आदत में पड़ जाएं। तो स्क्रीन टाइम का बिहेवियर बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को देखना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, चूंकि हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन की भी बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, तो ओमिक्रॉन के भी लक्षण क्या वही लक्षण है जो कोविड के लक्षण हैं यहाँ पर, या फिर ओमिक्रॉन के लक्षण कुछ अलग हो सकते हैं? क्योंकि खुद से तो अंदाज़ा लगाना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी तक जितने भी ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं भारतवर्ष में जी, ये सब एसिम्प्टोमेटिक हैं। ये बहुत माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, जिनमें किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर होम आइसोलेशन कोविड जो सेंटर्स हैं उसमें रहकर ठीक होकर चले गए हैं। तो जैसे अब हमने जो डेल्टा वेरिएंट देखा था पिछले साल और इस साल जो मार्च अप्रैल मई में आया था, इसमें इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी और काफ़ी केसेस को 10% केसेस को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। काफ़ी केसेस आईसीयू में एडमिट हुए और मृत्यु दर भी बहुत थी। परंतु ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है जी। ये बड़ा माइल्डली एसिम्प्टोमेटिक साबित हो रहा है अभी तक। अब ये वेरिएंट कब म्यूटेट हो जाए और ज़्यादा घातक सिद्ध हो, ये अभी बताना मुश्किल है। परंतु अभी तक ये बहुत माइल्ड वेरिएंट के रूप में सामने आया है जी। पर हमारी ड्यूटी है कि हम, और ये कर्तव्य है हर नागरिक का, कि जो भी कोविड का वेरिएंट आ रहा है उससे बचाव के तरीके हमारे पास हैं। हम बार बार उसके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, उसको अपनाएं। और अगर कोविड आ भी गया तो, क्योंकि अब काफ़ी हद तक सेकेंड डोज मिल चुका है, तो अगर वायरस आएगा भी और अगर हमारे वैक्सीन उसके विरुद्ध कारगर सिद्ध होते हैं तो उतना हानिकारक ये वेव सिद्ध नहीं होगी। बिल्कुल उतना हानिकारक ये नहीं सिद्ध होगा। लेकिन एक बात जब सेहत से जुड़ी होती है तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। सर, बच्चों की लाइफस्टाइल आपने बताई, किस तरीके से उनके खान पान में क्या चीज़ें शामिल करें। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि बड़ों की अगर बात करें यहाँ पर, तो उनको अपनी दिनचर्या में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि उनका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो, क्योंकि इसकी कोई दवा तो है नहीं, मेडिसिन है नहीं, बिक ज़रूर नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम तो अपने को स्ट्रॉन्ग करना खुद के हाथ में है। सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 चीज़ें होती है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हाँ। सुबह व्यायाम करना, अगर जिम जा सकते हैं जिम जाएं, साइकिलिंग करें, पैदल वॉक करें, जॉगिंग करें। 30 से 45 मिनट अगर हम रोज एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। जो सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल यूज़ करते हैं, उनको बताना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें इम्यूनिटी को कम करती हैं। ज़्यादा तली हुई चीज़ खाना, बाज़ार की चीज़ खाना, जंक फूड खाना, जिससे हमारी आंतें खराब होती हैं और जो हमारा अंदर के इम्यून सिस्टम बिगाड़ता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी फूड खाना, अंकुरित खाना, ज़्यादा अंकुरित दालें जो होती हैं वो हमारे फूड में इंक्लूड करना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कलर्ड फ्रूट्स हैं, पानी ढंग से पीना, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करा सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मतलब ऐसा कोई ये एंटीबॉडी वाली चीज़ नहीं होती है। इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारी कोशिकाओं को एक स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर टाइम अब एडल्ट भी अब व्हाट्सएप और फेसबुक के आदी हो गए हैं। 6 से 7 मिनिमम 7 आवर्स स्लीप अ डे बहुत ज़रूरी है आदमी को स्वस्थ रखने के लिए। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के तरीके वही हैं: एक्सरसाइज, स्लीप, हेल्दी डाइट एंड मेंटल रिलैक्सेशन। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट हैं, योगा और मेडिटेशन, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। बिल्कुल। एक चीज़ लेकिन और समझना चाहूँगा सर यहाँ पे कि जॉगिंग की बात हो गई, वॉक करने की बात हो गई,
योगा की बात हुई है, मेडिटेशन की बात हुई, लेकिन इसके लिए क्या सही समय अगर सुबह के वक्त ही कर रहे हैं तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा, या फिर जब भी वक्त मिले शाम के वक्त भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको उतना ही फायदा मिलेगा? कुछ फर्क है इसमें सर? देखिए, सुबह का टाइम बेस्ट रहता है। हाँ। हर चीज के लिए जो मॉर्निंग का टाइम रहता है उसमें स्वच्छ हवा रहती है, आदमी तरोताजा रहता है, उसका दिमाग भी बिना किसी टेंशन के रहता है। तो मेडिटेशन के लिए बेस्ट टाइम यही है। पर अगर इस टाइम अगर आप फ्री नहीं हैं तो मेडिटेशन हम टुकड़ों टुकड़ों में भी कर सकते हैं। एक एक 2-2 मिनट का मेडिटेशन भी काफ़ी है, दिन में 8-10 बार करना। कुर्सी पर बैठकर भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन तो हम कभी भी कर सकते हैं, बट बेस्ट टाइम फिर भी मॉर्निंग में ये और योगा। और एक कोई भी आदमी मॉर्निंग के टाइम पर ज़्यादा फ्री रहता है, जल्दी उठकर योगा और मेडिटेशन ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। बिल्कुल। सर एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई जब बात होती है तो बड़े रिस्क नहीं लेते हैं। ये जो टाइम है, कुछ जगहों पर स्कूल अब खुल रहे हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से जनवरी से हर जगह के स्कूल खुल जाएं। उसके बाद कितना सेफ रहेगा बच्चों को स्कूल भेजना, और अगर स्कूल भेजते हैं बच्चों को तो किस तरीके से सावधानियां बरतनी पड़ेंगी पेरेंट्स को, और किस तरह की सावधानियां यहाँ पर स्कूल टीचर्स को, मैनेजमेंट को भी बरतनी चाहिए? ये एक बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन आया है हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चों के हिसाब से। स्कूल भेजना अब जरूरी हो गया है। अब बच्चे घर पर बैठ के बड़े बोर हो गए हैं, उनका स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है, ऑनलाइन पे इतना पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली कभी ना कभी तो उनको स्कूल जाना ही पड़ेगा, और ये अच्छा मौका है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अभी कोविड के केसेस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं किसी भी शहर में, खासकर एमपी के शहरों में ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। तो स्कूल जाना चाहिए। बिना स्कूल जाए बच्चे पास हो जाते हैं तो वो भी गलत चीज़ है। कुछ सीख नहीं पाते हैं, फ्रेंडशिप नहीं हो पाती है, एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। बच्चे बाहर निकलेंगे तो एक्सरसाइज करेंगे, गेम्स खेलेंगे, तो वो ज़रूरी है। परंतु बच्चों को ये भी समझाना ज़रूरी है कि उनके ये तो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समझ में आना चाहिए कि जितने भी टीचर्स हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर हैं, जो भी स्कूल से रिलेटेड हैं, उन सबको सेकंड बूस्टर डोज लगना ज़रूरी है। बच्चों को 5 साल से बड़े बच्चे जो उनको एक अप्रोप्रिएट वेल फिटिंग मास्क देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हर टाइम मास्क यूज़ करें। एक सैनिटाइज़र की छोटी बोतल दे सकते हैं जिससे अपना हैंड सैनिटाइज करें। ज़्यादातर चीज़ों को छुए नहीं हाथ से। और जहाँ भी बहुत ज़्यादा खैर स्कूल में तो नहीं, बट बाहर जहाँ भी जमावड़ा होता है लोगों का, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पार्टीज अटेंड नहीं करें और ज़्यादा लोगों के यहाँ नहीं जाएं, बट आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम नहीं करें। जैसे गार्डन में खेलना, फील्ड में जाके खेलना, खेल के मैदानों में खेलना, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अब एक्सरसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है बच्चों की सेहत के लिए, उनमें ओबेसिटी रिड्यूस करने के लिए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो स्कूल जाना इसीलिए एक बड़ा अहम सवाल है, और मेरे ख्याल से सब बच्चों का स्कूल जाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और, चूँकि अब वैक्सीनेटेड, अधिकतर लोग वैक्सीनेटेड अब यहाँ पर हो भी रहे हैं। फर्स्ट डोज ऑलमोस्ट बहुत लोगों को लग चुकी है, इसके अलावा सेकेंड डोज भी अब लग रही है, एक रिकॉर्ड भी बन रहा है यहाँ पर। इस बीच में ये माना जा सकता है कि हम सेफ्टी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है, कोविड नियमों का जो पालन है, वो अभी भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों की जानकारी के लिहाज से उनको समझाइए ये बात कि कितना ज़रूरी है ये अभी भी। बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, मैं अगर आपको यूरोप की बात करूं जी, तो यूरोप में इन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिया है, कोई हैंड सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान नहीं रख रहे हैं। और ब्रिटेन में अब ये हालत आ गई, उन्होंने लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कर दिया है। हम नहीं चाहते हैं भारत में ये स्थिति आए, क्योंकि जो इकोनॉमिक जो फॉल आउट होता है किसी लॉकडाउन का, वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है। मैं कहता हूँ कोविड जितना भयानक ही एक इकोनॉमिक लॉकडाउन का असर होता है। तो अगर हम इससे बचना चाहें तो जैसे हम बार बार यही चीज़ बताते हैं कि SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर, इन तीनों चीज़ों का पालन हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने आदत छोड़ दी और अगर थर्ड वेव खुदा ना खास्ता अगर आ जाता है
तो हमें आदत को इम्प्लीमेंट करने में और अपनी आदत में डालने में टाइम लग जाएगा जी। अगर हम ये तीनों चीज़ें अभी भी अपनी दिनचर्या में रोज उसके बिहेवियर में अगर हम इंट्रोड्यूस करें, इसको कंटिन्यू करें, तो मेरे ख्याल से जो थर्ड वेव अगर आ जाएगी तो इससे हम बहुत जल्दी हम इससे छुटकारा पा सकेंगे। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ मेरे ख्याल से अभी भी कंपलसरी रखना चाहिए। बिल्कुल, इसको कंपलसरी रखना चाहिए। ये मैं समझना चाहूँगा सर आपसे कि जो चाय है, इसके अलावा स्मोकिंग है, इसके अलावा अल्कोहल है, ये कितना ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग पहले कोविड पेशेंट रह चुके हैं, सेकेंड फेज में या फर्स्ट फेज में? देखिए, जहाँ तक स्मोकिंग का सवाल है, अगर आप खुद स्मोक करते हैं उसको एक्टिव स्मोकिंग बोलते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं और घर में जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हों, वयस्क हों, एडल्ट्स हों, बुजुर्ग हों, वो सब पैसिव स्मोकिंग करते हैं। पैसिव स्मोकिंग मतलब कि जो धुआं उड़ता है, उसके जो हानिकारक कण रहते हैं, तत्व रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में लेते हैं और वो दूसरे लोग अपनी सांस में लेते हैं। तो एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग का लेवल ऑफ डेंजर एक ही है। तो केवल आप खुद नहीं इससे मतलब ये हानिकारक सिद्ध हो रहा है आपके सेहत के लिए, पर आपके घर में जितने लोग हैं, स्मोकिंग उन सबको इंजरियस रहता है। तो स्मोकिंग तो बड़े अब तो खैर स्मोकिंग के लिए जोन्स बन गए हैं, लोग बाग कहीं भी जो कॉमन प्लेस में स्मोक नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर वो घर में स्मोक करते हैं तो उनको बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, और नहीं है तो स्मोकिंग बंद कर देना। स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन दोनों बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल तो खैर अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपका लीवर तो डैमेज होता ही है। ज़्यादा जो अल्कोहल यूज़ करते हैं उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, और उनको एक कम उम्र में एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं, वो हो जाती है, और यही आगे जाकर सिरोसिस में कन्वर्ट होती है, और इससे मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग तो खैर बड़ी हानिकारक सिद्ध होती हैं। ज़्यादा चाय का सेवन करना और या कोई भी कैफीन वाले पदार्थ का सेवन करना, इससे हमारी जो दिमाग की एक्टिविटी है कुछ देर के लिए तो ये जागृत होती है, बट अल्टीमेटली आपके स्लीप डिस्टर्बेंस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और अगर आपको एक 7 या 8 घंटे अगर नींद नहीं मिलती है दिन भर में, तो आपका नेक्स्ट डे का परफॉर्मेंस तो पुअर होता ही है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज कि आपकी इम्यूनिटी इससे लो होती है, और आगे दिन भर के काम में फिर आपको चिड़चिड़ापन, आपका परफॉर्मेंस, ये सब अफेक्ट होता है। तो ज़्यादा चाय का सेवन करना भी या कॉफ़ी का सेवन करना हानिकारक है। बिल्कुल। और सर ये बच्चों के लिहाज से कितना ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि छोटे बच्चे भी, चूंकि ठंड का मौसम अब शुरू हो चुका है, तो छोटे बच्चों को भी कभी कभी पेरेंट्स चाय दे देते हैं। दिन में 1 या 2 बार चाय देने में कोई हानि नहीं है, पर यही जब एक आदत पड़ जाती है और दिन में 7-8 कप अगर जो चाय पीते हैं तो डेफिनेटली हानिकारक है। बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा सर, कि बड़ों के लिए उनकी सेहत से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि चीनी या फिर नमक, ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर आपकी सेहत ठीक है और आप चाहते हैं कि अपनी सेहत को ठीक रखा जाए? एक सिंगल लाइन में बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ वाइट है उसका सेवन नहीं करें अपन। जैसे नमक है, शक्कर है, मैदा है, रिफाइंड आटा है, ये सब चीज़ें बड़ी हानिकारक होती हैं। हमारे जो फूड है, अगर हम रोटी खाते हैं, हम दूध पीते हैं, जो भी अपन आइटम लेते हैं उसमें एक सॉल्ट की एक मात्रा रहती है। मैक्सिमम 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट से ज़्यादा दिन भर में नहीं होना चाहिए, और हमें 2-2.5 ग्राम तो हमें इन खानों में मिल ही जाती हैं। तो एक्सेसिव सॉल्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है हाइपरटेंशन का, खासकर जो बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन है, कि वो सॉल्ट लेते हैं तो वो हाइपरटेंशन में तब्दील हो जाता है। तो आजकल हम जो एडवाइस करते हैं कि जो 6 महीने के बाद हम जो खाना चालू करते हैं बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीड, उसमें हम पहले 1 साल तक उनको न तो नमक दें न शक्कर दें। शक्कर बॉडी के लिए उतनी जरूरी नहीं है, रिफाइंड शुगर बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल। हम थोड़ा बहुत गुड़ ले सकते हैं, बट रिफाइंड शुगर
तो बिल्कुल ही कंडेम्ड है। इसको हमारी डाइट से जितना हो सके हम निकाल दें उसको। कार्बोहाइड्रेट हम ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट उतने बुरे नहीं है। जो सफेद चीजें जैसे आलू में है, शकरकंद में है, जो बातें कही वो उम्मीद करते हैं दर्शकों को समझ में भी आया। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त यहाँ पर देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत से सवालों के जवाब आज के हमारे सेहतनामा में मिले होंगे। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।